जी जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी अप्रैल की फर्स्ट वर्कशॉप है जो कि कोलोन कैंसर के हवाले से होने जा रही है। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग डॉक्टर आयशा से सीखेंगे बेसिकली अवेयरनेस और मैनेजमेंट कोलोन कैंसर की, ठीक है। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम मरियम खालिद से इंशाल्लाह सीखेंगे कल वाली वर्कशॉप में। तो प्लीज स्क्रीन नेक्स्ट करें स्लाइड। तो सबसे पहले हम थोड़ा से एकेडमी का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लीज नेक्स्ट। तो ये जो हमारी एकेडमी है वो अप्रूव्ड है मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। तो जो आप लोग को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है ई सर्टिफिकेशन, तो वो हमारी जो है वो यही एकेडमी प्रोवाइड कर रही होती है। जी नेक्स्ट। जी ये इंट्रोडक्शन है एकेडमी का, बेसिकली डॉक्टर मेरा। और साथ ही साथ हम लोग जो है वो ना सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लाइक एजुकेशन प्रोवाइड करें, इवन कि हम लोग कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करें, वो चाहे साइकोलॉजी की कंसल्टेशन हो, साइकोलॉजिस्ट से हो, वो चाहे डॉक्टर से हो, जनरल सर्जन से हो, वो चाहे एमबीबीएस डॉक्टर से हो या फिजियोथेरेपिस्ट से हो। तो हम ओवरऑल ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये कुछ हमारी डॉक्टर्स की टीम है जिसमें डाइटिशियंस हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। हाँ जी, तो ये हमारे मोहम्मद अली जो हैं वो हमारे जो हैं वो एकेडमी के होस्ट भी हैं, और साथ ही साथ जो है वो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट भी हैं, और एज अ वॉलंटियर भी हमारे साथ जो है वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी ये हमारे कुछ एकेडमी के वॉलंटियर्स हैं, और हमें नीड होती है और भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर या एज अ वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं शेयर बेसिस पे। तो सो प्लीज आप कंटिन्यू करें डॉक्टर आयशा। थैंक्स। Thank you so much, Sahar, for such a nice introduction. And hello, everyone. I am Dr. Aisha Masroor. I am working as a general and breast surgeon at Hyderabad. और आज जो है हम कोलान कैंसर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, और क्यों होता है, इसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, क्या तरीके होते हैं, व्हाट आर इट्स सर्जिकल मैनेजमेंट, और डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या हैं इसके लिए। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट द कोलान इज एक्चुअली। कोलान है क्या? कोलान इज अ लार्ज बाउल, और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, और ऑल द पार्ट्स आर डिस्क्राइब इन दिस पिक्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेंडिक्स एंड देन सीकम। उसके बाद जो ऊपर जा रहा है पिंक कलर वाला, दैट इज असेंडिंग कोलान। देन कर्व हो रहा है ट्रांसवर्स कोलान, एंड देन डाउन आ रहा है, दैट इज डिसेंडिंग कोलान। और देन सिग्मोइड कोलन एंड द रेक्टम। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं, और इनकी डिजीजेस की अलग अलग मैनेजमेंट होती है। जैसे ही असेंडिंग कोलन ऊपर जा रहा है लिवर की तरफ, तो उसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर। और डिसेंडिंग कोलन जो ऊपर जा रहा है स्प्लीन की तरफ, उसको हम कहते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्चर। ठीक है। और साइड में जो छोटी सी पिक्चर है उसमें उसमें आपको एक ग्रोथ, इसको हम कहते हैं कोलोनिक ग्रोथ, या कभी पॉलिप की तरह होते हैं, वो नजर आ रही है, जो कि एक इंटरनल व्यू है, जो थ्रू कोलोनोस्कोपी लिया गया है। ओके। सो एपिडेमोलॉजी ऑफ द कोलान कैंसर क्यों ज़रूरी है? अच्छा, इशू ये है कि हमारे पास पाकिस्तानी डेटा ना बहुत कम है फॉर एनी कैंसर्स। तो यहाँ पे हम मुझे फिर यूके यूएसए की डेटा थोड़ी ऐड करनी पड़ी कि वाई इट इज़ मोर सीरियस इशू टू डिस्कस अबाउट, जिसकी वजह से आज हमने 2 डेज का एक वर्कशॉप रखा है इस डिजीज़ के लिए। सो द कोलन कैंसर is the second leading cause of cancer related deaths in the US. Even in the Pakistan ये सेम रेशो के साथ चल रहा होता है। ठीक है। वो एक टाइम था जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स नहीं आते थे। नहीं आने का मतलब ये नहीं था कि पेशेंट्स थे नहीं, नहीं पेशेंट्स थे, बट उन बेचारों को अवेयरनेस नहीं थी कि ये इशू क्या है, किस डॉक्टर के पास हमें जाना है। आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है, ठीक है, पेशेंट को ये आइडिया होता है कि अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है, किस तरीके से जाना है। और आजकल कुछ पेशेंट्स फिर डॉक्टर्स की बातों को फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो मैनेज हो भी जाते हैं। ठीक है। तो ऑन एवरेज योर रिस्क इज अबाउट 1 in 20। जैसे हम ब्रेस्ट में कहते हैं ना, 9 is to 1, मतलब 9 में से 1 औरत को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो हम सब बैठे हुए हैं। तो वैसे ही 1 in 20, 20 लोग अगर बैठे हुए हैं ना एक रूम में, उनमें से एक को हो सकता है कोलन कैंसर। इसका रेशो इतना ज्यादा है। ठीक है। पर फिर डिपेंड करता है एज के हिसाब से। एंड देन 50 प्लस जो है, 90% ऑफ न्यू केसेस अकर इन पीपल 50 आर ओल्डर।
अगर 50+ में 90% केसेस आ रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि दिस इज अ डिजीज ऑफ ओल्ड एज, नो, इट कैन अकर इन एनी एज। इवन छोटे में छोटा जो मैंने रेक्टल कैंसर देखा है ना, तो वो मैंने एक 19 ईयर्स की गर्ल में भी देखा है। ठीक है, तो दीज आर वेरी सीरियस डिजीज नाउ डेज। कैंसर की कोई एज ही नहीं रही है, वो आपको हर एज में कहीं भी मिल सकता है। एंड देन पीपल विद अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स हु हैज कोलन कैंसर हैव 2 or 3 times द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज। मतलब जिनके पास फैमिली में रन करता है, मतलब ये जेनेटिकली है, तो फिर उनको भी चांसेस होते हैं। देयर आर करंटली मोर देन 1 million कोलन कैंसर सर्वाइवर्स इन द यूएसए। ये जो पॉइंट है ना, ये हमें होप देती है। अच्छा, कैंसर है, बट दे आर करंटली जो है ना मोर देन 1 million जो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप हो गई तो प्लीज माइक ऑफ कर दे। ये ऐसी डिजीज नहीं है कि आपको हो गई तो आप सरवाइव नहीं कर सकते और डेथ का रेशो बढ़ जाएगा, नहीं। अगर इसमें आपने टाइमली डायग्नोसिस करवाई, टाइमली मैनेजमेंट करवाई, सो यू कैन सेव योर सेल्फ। ठीक है, कोलन कैंसर नोन योर स्क्रीनिंग प्लान। अब क्यों स्क्रीनिंग प्लान हमें चाहिए? क्योंकि दिस इज द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ एंड 1 in 3 जो पीपल आर नॉट अप टू डेट ऑन देयर स्क्रीनिंग्स। मतलब जो लोग जा रहे हैं स्क्रीनिंग्स के लिए, उनमें देखो रेशो कितना बढ़ जाता है, फिर 3 में से 1 निकल ही आता है। ठीक है, सो वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंसर परसेंटेज वाइज के किस पार्ट पे कितना परसेंटेज है। ठीक है, मेल और फीमेल का अलग अलग इसमें मेंशन किया हुआ है। क्वाइट अ इंफॉर्मेटिव पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द अपेंडिक्स, वेरी लो 2% इन फीमेल्स। ठीक है, मैं फीमेल्स को आप कवर करती जा रही हूँ अभी यहाँ पे। सीकम में इट्स 17%, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और असरनी कोलान पे फिर थोड़ा सा कम हो जाता है 10%, हेपाटिक फ्लेक्चर पे कम हो जाता है 3%, अगेन ट्रांसवर्स कोलान पे 6%, स्प्लीनिक पे 2%, डिसेंडिंग में 3%, एंड सिग्मोइड में 20%। जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा ना सिग्मोइड और रेक्टो सिग्मोइड में, ये बढ़ जाएगा फिर, और देन रेक्टम में और बढ़ जाएगा ना। तो रेक्टम और सिग्मोइड ये कॉमन साइट्स होते हैं कोलन कैंसर के। ठीक है, सो क्यों होता क्यों है? मतलब स्टिल ये चीजें इडियोपैथिक है, अननोन है, इनका कोई काज नहीं पता चल रहा। मतलब मल्टीपल चीजें होती हैं जो मिला के इनको प्रोड्यूस करवाती हैं। जस्ट लाइक जैसे रिस्क फैक्टर में हाईलाइट हमेशा डाइट को ज़्यादा करते हैं, तो हाई इन फैट्स, फैट्स वाली डाइट हो, रेड एंड प्रोसेस्ड मीट्स जो हम खाते हैं, और जो ये रेड मीट, वो जो बड़े का गोश्त होता है, उसको जो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। 45 ईयर्स से ज़्यादा एज को जो है ना एक रेड अलर्ट किया हुआ है, बट दो कि सिर्फ 45 एज इज नॉट, बट ये है कि हाँ 45 के बाद आपको स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा देनी है। ठीक है, अगर कोई प्रीवियस रिस्क फैक्टर नहीं है, जिसपे आगे जाके हम बात करेंगे। अदरवाइज दिस इज द डिजीज ऑफ एनी एज। अल्कोहल यूज, फॉर्चुनेटली हमारे एरिया में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ कम है। देन कोलोरेक्टल पोलिप्स। अच्छा, कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में पोलिप्स चल रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को सिंगल पोलिप होते हैं, कुछ को मल्टीपल होते हैं, पोलिपोसिस होता है। तो वो जो पोलिप्स होते हैं ना, उनके भी फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ट्यूबुलर हो गया, विलस हो गया, या ट्यूबुलो विलस। तो जो विलस पोलिप्स होते हैं ना, उनमें फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोलिप्स वाले पेशेंट्स भी रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इज अ वेरी स्ट्रांग रिस्क फैक्टर। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें हमारा अल्सरेटिव कोलान आता है, क्रोन्स डिजीज आती है। तो जो अल्सरेटिव कोलान है उसमें जो है ना कोलान कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनसफिशिएंट फाइबर डाइट जो आजकल हमारे लोग नहीं लेते, स्पंगर या जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स है, कुकम्बर है, फाइबर हमारी डाइट में है ही नहीं। तो ये भी चीज़ जो है ना कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज करती है, और जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो मोटेलिटी में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ें भी टू सम एक्सटेंड कोलन कैंसर को प्रोवोक करती हैं। एंड स्मोकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग तो भाई म्यूकस और ये सारी चीज़ें जो है ना एपिथेलियल लाइनिंग्स वो ख़राब करवाती है। तो स्मोकिंग में तो पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है,
very dangerous act. So apart from these risk factors, we have some hereditary syndromes also that can lead to the colon cancer. The two are Lynch syndrome and the FAP. FAP is familial adenosis polyposis. और कुछ और भी हैं जो कोलन कैंसर से रिलेटेड हैं, बट दीज आर टू इम्पोर्टेंट वन. तो लिंच में क्या होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है. दिस इज बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर ना, म्यूटेशन मिसमैच, डीएनए म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से फिर डीएनए अपने आप को सही नहीं कर पाती, और जब वो डीएनए अपनी शेप से डिफरेंट शेप में आ जाती है तो वहाँ पे डिजीज बन जाती हैं. मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड काज होता है ये. और फैप जो है फैमिलियल एडिनोसिस पॉलीपोसिस, दैट इज आल्सो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. म्यूटेशन टू एपीसीआर ट्यूमर सप्रेसर. अब ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिसमें म्यूटेशन होती है, ठीक है, तो वो ट्यूमर को सप्रेस नहीं करता तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ बन जाती है. 90% ऑफ विल डेवलप द कोलोनिक कैंसर बाय 45 इफ अनट्रीटेड, ठीक है. इन लोगों को मोस्टली जो है ना अर्ली एज में पता चल जाता है कि दे आर हैविंग फैप. फैप में क्या होता है एक्चुअली, फेमिलर एडिनोसिस पॉलीपोसिस, मतलब उनका जो कोलान होता है ना उसमें मोर देन 100 पोलिप्स होते हैं, ठीक है. और ये छोटी उम्र में इन लोगों को आइडिया हो जाता है वी हैव सम डिजीज. तो जब कोलोनोस्कोपी की जाती है तो उसमें आइडिया होता है कि दिस पेशेंट इज हैविंग अ फैप, ठीक है. सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर्स. द मोस्ट कॉमन इज एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है. एडिनोकार्सिनोमा ही हमें 99% केसेस, बल्कि 90 मोस्टली यही मिलता है जो हमारी बायोप्सीज हम करवाते हैं ना उस पर यही आता है. फिर एडिनो के अपने कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें म्यूसिनस जो है वो वेरी डेंजरस वन, वो जल्दी एग्रेसिवली ग्रो करता है और फैल जाता है, ठीक है. अदर टाइप्स आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स, जो कि कैंसरस ट्यूमर्स दैट बिगिन इन कोलन वॉल. लिम्फोमास जो लिम्फ नोड्स में होते हैं. सार्कोमास जो मसल लेयर में होते हैं. और कार्सिनोइड. कार्सिनोइड मोस्टली जो प्रेजेंट होता है तब वो अपेंडिक्स में होता है, ठीक है. सो सिम्टम्स क्या आते हैं इन पेशेंट्स में, कुछ आइडिया है आप लोगों को? इंटरेक्टिव सेशन किया जाए. नो आइडिया. चलो, कॉलोनी कैंसर में द फर्स्ट सिम्टम कैन बी चेंज इन बावल हैबिट्स. लोग हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से कि कभी हमें डायरिया हो रहे हैं, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है. इट कुड बी द वेट लॉस, इट कुड बी मैलेस. पर वेट लॉस इतना सिग्निफिकेंट जब तक हो तब तक थोड़ी चीज़ एडवांस हो जाती है. मैलेस, थकावट, टेनिसमस, ठीक है. और देन पीआर ब्लीडिंग और एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द होना, खाने वाली जगह से खून आना. जब खून वहाँ से लॉस हो रहा है तो बंदा पेल हो जाएगा, पेलार जर्दा हो जाएगा, ठीक है. और एबनॉर्मल पीआर एग्जामिनेशन, जब हम नीचे से हाथ लगा के मुआयना करेंगे तो पता लगेगा यार, कभी कभी नीचे के ट्यूमर्स होते हैं तो हमें नीचे उंगली पे ही वो फील हो जाते हैं. अगर ऊपर के ट्यूमर्स होते हैं तो कभी कभी वो एब्डोमेन के थ्रू हमें मिल जाते हैं, अदरवाइज फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन ही उनको फॉलो करती है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है. सो दीज ऑल आर सिम्टम्स जो कि एक पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द कोलन कैंसर, ठीक है. अच्छा, कोलान में भी दो पार्ट्स होते हैं ना, एक कोलान हो गया, ये सारे पार्ट्स हो गए, और रेक्टम हो गया. ये जो डिवीजन है ना ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इट्स सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है. कोलान के कैंसर की मैनेजमेंट अलग हो जाती है और रेक्टम की मैनेजमेंट अलग हो जाती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. So the colorectal cancer screening program is why screen for colorectal cancer is necessary, because it's the second leading cause of death nowadays. But 90% people survive. That is a very good percentage, ठीक है. और 45 जो है वो एक रिकमेंडेड एज है जहाँ से हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है इफ़ बंदा रिस्क पे नहीं है, मतलब कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी को, जो है उसको अपने आप को भी जो है ना कोई पोलिप नहीं है, कोई ऐसा रिस्क बिहाइंड नहीं है, कोई ऐसा सिंड्रोम या डिजीज नहीं है, तो उसके बाद जो है ना बंदा 45 से अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा सकता है. सो व्हाट द स्क्रीनिंग ऑप्शन आर अवेलेबल.
फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, जो अमूमन हम करवाते हैं अपने पेशेंट में, वो होता है FOBT। तो यहाँ पे मेंशन है लाइक FIT, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट। इससे क्या होता है, अगर ये हम तब करवाते हैं जब पेशेंट हमें ये नहीं कहे कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बाकी सिम्टम्स हो पर ब्लीडिंग ना हो। इसमें हमें फीकल का जो है ना, इसमें FIT में स्पेशली फीसिस में से जाके उसमें जो जीन्स हैं वो देखे जाते हैं कि हाँ इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। और जो FOBT है, फीकल ऑकर ब्लड टेस्ट, वो उसमें करवाते हैं ना जब, तो हमें पता चलता है कि हाँ इस पेशेंट में कोई ऐसा ब्लड आ रहा है जो नज़र नहीं आ रहा है पर वो ऑकल्ट है, ठीक है। तो ये भी कैंसर की निशानी है। अदरवाइज जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरापेटिक, दैट इज़ द कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी से हमें स्क्रीनिंग भी हो जाती है। अगर स्क्रीनिंग पे हमें कुछ मिल जाता है जस्ट लाइक अ स्मॉल पोलिप या कोई मास ग्रोथ, तो वही स्क्रीनिंग हमारी डायग्नोस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी जब वो मास से बायोप्सी ले लेगी, या कोई छोटा सा पोलिप है वहीं निकाल दिया, तो वही स्क्रीनिंग हमारी डायग्नोस्टिक से थेरापेटिक की लेवल तक चली जाएगी कि पोलिप तो निकल गया, ठीक है, फिर हम वो बायोप्सी के लिए भेजेंगे एंड देन वी विल कंफर्म अवर डायग्नोसिस। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है CT कोलोनोग्राफी। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये एक 3D CT होता है। इसमें एक 3D इमेज आता है कोलान का, ठीक है। उसमें आपको पूरा आइडिया होता है कोलान की वॉल कहाँ से किस लेवल से, और ट्यूमर किस लेवल से है, और वो कितना जो है ना इन्वॉल्व कर रहा है आगे पीछे स्ट्रक्चर्स को। एक होता है कोलोगार्ड एंड देन है हमारे पास फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी। अच्छा, कोलोगार्ड जो है वो भी DNA वगैरह को जो है ना वो चेक करता है। एंड देन फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी, अच्छा ये चीज़ें हमारे पास कम है ना, हम अगर CT भी करवाते हैं तो CT हमारे पास एब्डामिन पेल्विस विद कंट्रास्ट यही अवेलेबल है अलॉन्ग विद चेस्ट, उसमें हमारी फिर स्टेजिंग वर्कअप हो जाता है। हमारा कोलोनोस्कोपी की लेवल तक ही आइडिया हो जाता है हमें कि वेयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड हाउ वी हैव टू मैनेज इट। हम वहीं से डायग्नोज करके उसकी बायोप्सी भेज देते हैं, और जब वो हमें ट्यूमर का पता चल जाता है हम स्टेज करते हैं एंड देन वी मूव फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड वन इज कैप्सूल एंडोस्कोपी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एडवांस है जो हमारे पास तो बहुत कम ही यूज़ होती हैं, बट अगर हमारे पास FOBT या कोलोनोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट इज कोलोनोस्कोपी, अगर कोलोनोस्कोपी की तरफ पेशेंट्स चले जाते हैं स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोलोनोस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड वन, ठीक है। द ओनली स्क्रीनिंग दैट डिटेक्ट्स एंड प्रिवेंट्स कैंसर इज कोलोनोस्कोपी। हमें ये पता नहीं होता कि हम कितने पेशेंट का टेस्ट कर रहे हैं और विच वन इज ऑन द रिस्क, और कितने में जो है ना वी विल हैव अ positive cancer. But if we are doing a proper screening protocol, then we can decrease the lifetime colon cancer risk by almost 70%, and this is a very proven data. So the colorectal cancer screening recommendation, this is for a very average risk person, जिसमें हम स्क्रीनिंग स्टार्ट करेंगे 45 ईयर से, ठीक है। और अगर एविडेंस ग्रेड इज़ वेरी लो, और इन आप उसके बाद जो है अगर इसमें हमें स्क्रीनिंग करनी है तो 50 to 70 ईयर्स पे हमें इसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग करनी है। अगर 75 ईयर्स तक इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं मिलता, और अच्छा कोलोनोस्कोपी हमें ईयरली नहीं करनी, हमें 5 ईयरली करनी है, गैप रखना है बीच में, ठीक है। थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर है बट इतना मुश्किल नहीं है। अगर इस प्रोसीजर से आपकी डिजीज डायग्नोस हो जाती है प्रॉपरली टाइमली, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो 45 से स्टार्ट कर लिया आपने, 50 to 75 तक उसको कंटिन्यू किया। अगर 75 तक एक बंदे को नहीं प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो उसके बाद के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, एवरेज रिस्क हम किसको कह रहे हैं, 1 or more, नहीं सॉरी, ये एवरेज हो गया, और अब जो हो रहा है वो हाई रिस्क हो गया। उसमें क्या है, 1 or more फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ कोलान कैंसर आर एडवांस पोलिप, या तो बंदे को खुद को पोलिप्स हो या फिर उसकी फैमिली में कोलान कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो, तो इस ऐसे जो है पर्सन में आप स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग 40 ईयर्स पे। नॉर्मली आप 45 पे कर रहे हो, यहाँ पे 40 पे करोगे, या फिर उस या तो उसकी फैमिली में जो यंगेस्ट मेंबर है,
मतलब किसी को अगर उसकी फैमिली में 35 पे या 30 पे हुआ है ना, तो आप उसके 30 से 10 साल पहले इनकी स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और उसको आप फिर आगे कंटिन्यू करोगे अकॉर्डिंगली 5 ईयरली जो हम करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जैसे पोलिप वगैरह, तो वी विल रिमूव इट। और अगर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता, देन वी कैन स्किप इट, ठीक है, वो भी एक एज पे आके उसको फिर स्किप करना होता है। सो दिस इज अगेन द सेम। इसमें ज़्यादातर जो है ना, इस चीज़ को जो इंटरवल है उस पर फोकस किया हुआ है कि इंटरवल ऑफ कोलोनोस्कोपी क्या होना चाहिए। उसमें ये था कि अगर एवरेज रिस्क है तो 5 ईयर्स, और अगर जो है ना लो रिस्क है तो 5 to 10 ईयर्स, सही है। और अगर एडिनोमा है और वो मोर देन 1 सेंटीमीटर है, विलस हिस्टोपैथोलॉजी है, सब्सटेंशियल डिस्प्लेजिया है, तो आपको इसको हाई रिस्क में रखना पड़ेगा और इसकी स्क्रीनिंग प्रॉपरली करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, नाइस गाइडलाइंस हैं जो हमें हर कैंसर के बारे में प्रॉपरली गाइडलाइंस देता है। तो नाइस गाइडलाइंस आर रिकमेंडिंग पेशेंट्स फॉर द स्क्रीनिंग। उनकी फिर कुछ पॉइंट्स है, जैसे अगर 40 ईयर्स का कोई बंदा है, प्रेजेंट कर रहा है आपके पास सिर्फ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड एब्डोमिनल पेन, या फिर एज 50 ईयर्स है और वो विथ अनएक्सप्लेन्ड रेक्टल ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, तो उसमें भी आप देख लो, ठीक है। भले उसके असाइड आप जो है ना हेमराइड्स, फिशर, ये चीज़ें माइंड में रख रहे हो, पर कहीं ना कहीं 50 से अबव, मतलब 45 जो एक रिस्क वाली एज है ना, उससे अबव आपको इसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एक कोलोनोस्कोपी में कोई हर्ज नहीं है। और 60 और ओवर जो पेशेंट है वो अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के साथ आ रहे हैं, चेंजेस इन बावल हैबिट्स, मतलब कभी डायरिया है तो कभी खुद ब खुद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें कोलोनोस्कोपी के लिए स्क्रीनिंग पे लेकर जाना है। या फिर किसी का ऑकर्ड ब्लड जो है ना इन देयर फीसेस इज पॉजिटिव आया है, तो उसको भी करना है। या पेशेंट विद रेक्टल मास और जो है रेक्टल कोई भी सिम्टम के साथ हो, तो उनको भी हमें स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुझे पहले डिस्क्राइब करनी थी कि जो सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। अच्छा, ये जो कोलान है इसके दो साइड्स है ना, लेफ्ट और राइट। तो जो राइट साइड वाले हैं, जैसे असेंडिंग कोलान सीकम वाले जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, मोस्टली ये एनीमिया के साथ प्रेजेंट भी करते हैं। और उनमें कोई समटाइम्स हमें मास भी नहीं मिलता, प्लस माइनस कभी मिल भी जाता है अगर बड़ा होता है तो। मोस्टली ये पेशेंट हमें एनीमिया के साथ मिलते हैं। और जब एनीमिया का हम करवाते रहते हैं अपना वर्कअप, तो उसमें हमें कोलोनोस्कोपी भी ये पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द राइट साइड ऑफ कोलन। और जो लेफ्ट साइड वाले पेशेंट्स होते हैं ना, वो फिर वेट लॉस और obstruction में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ना। वहाँ पे वो जो लास्ट एरिया है कोलान का, तो वहाँ पे अगर स्टीनोसिस हो गई, मतलब कोलान का डायमीटर छोटा हो गया, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे पेशेंट कभी कभी इमरजेंसी सर्जरीज पे भी लैंड अप होते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। सो कोलन कैंसर स्क्रीनिंग ऑप्शंस अगेन रिपीट करने के लिए मैंने ऐड किया हुआ है। स्टूल टेस्ट में हमें फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट करवाने होते हैं एनुअली, या फिर स्टूल डीएनए टेस्ट 3 to 5 years की अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल इन अवर एरिया। डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हम ये करते हैं, डायरेक्टली अपनी आंखों से देखते हैं स्कोप पास करके। सिग्माइडोस्कोपी हो गई, अगर हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि लोअर डाउन ट्यूमर है। या तो कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी तो पूरे कोलान को कवर कर लेती है, या तो सीटी कोलोनोग्राफी। ये आजकल ये भी आ रही है इन आवर रूटीन प्रैक्टिस, बट हमारी एरिया में थोड़ा इन चीज़ों का कम है, एंड वी आर डीलिंग विद द कोलोनोस्कोपी वेरी वेल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आपकी विजुअल मेमोरी के लिए मैंने अगेन एक पिक्चर ऐड कर ली है कि दीज आर द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स लाइक कोलोनोस्कोपी, स्टूल टेस्ट हो गई, एंड डीएनए, स्टूल फॉर डीएनए टेस्ट हो गया, फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी होगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखो सिग्माइडोस्कोपी कहाँ तक जा रही है। सिग्माइडोस्कोपी इज गोइंग अप टू द सिग्माइड कोलन, ठीक है, थोड़ा सा डिसेंडिंग के पार्ट में है। एंड कोलोनोस्कोपी इज गोइंग फ्रॉम द रेक्टम, नीचे से एनल कैनाल से हम पास करते हैं, ठीक है, वहां से वो ट्यूब जा रहा है, स्कोप कहते हैं हम इसको।
एंड इट इज गोइंग, जो ब्लू एरो, जो एरो है वो नीचे कोलान की तरफ आ रहा है, मतलब ये सिग्मॉइड कोलान से जो है ना टर्मिनल आइलियम तक आता है। ठीक है, द होल कोलान को विजुअलाइजेशन मिल जाती है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ट्यूमर एक है या मल्टीपल है। ठीक है। अच्छा, प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड ऑफ दिस डिजीज, अगर अगर अगेन इज अ पॉइंट कि अगर ट्रीटमेंट जो है वो अर्ली स्टार्ट हुई है विद द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, और डिजीज की स्टेजिंग इज वेरी अर्ली, तो ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रोल है इस डिजीज में। Following the diagnosis with colorectal cancer, 78% सर्वाइवल है 1 ईयर में, इट्स वेरी गुड सर्वाइवल, एंड 58 सर्वाइवल है इन द 5 years और मोर। प्रोग्नोसिस इज रिलेटेड विद द एज एंड द स्टेज एट द डायग्नोसिस। एज पे बहुत फोकस है, क्योंकि मोस्टली मोस्टली जो ट्यूमर्स अर्ली एज में होते हैं ना, 20 से 40 की एज के बिटवीन, दीज आर वेरी एग्रेसिव ट्यूमर। जैसे हमारा 20 से 40, 20 से 30 वाला जो पीरियड होता है वो एक ग्रोइंग पीरियड होता है, मेच्योरिटी पीरियड होता है ना, वैसे ही अगर इस पीरियड में ट्यूमर आ जाए तो इट्स वेरी एग्रेसिव ट्यूमर, वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है। तो अराउंड 70% ऑफ दोस्त जो 15 से 39 ईयर्स में आ रहे हैं वो सर्वाइव अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बट उनसे अच्छा कर रहे हैं जो 80 के बाद आ रहे हैं। ठीक है, अर्ली वाले फिर भी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंगली, सर्वाइवल इज हायर इन दोज जो 60 to 69 की एज में आ रहे हैं। दिस इज अ बिट जो है ना थोड़ा मुश्किल वाली पैरा है, बट इसको थोड़ा आप ऐसे समझो कि जो मिड पीरियड में आ रहे हैं ना, 60 to 69, उनका सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा है देन जो अर्ली आ रहे हैं। पर अगर अर्ली को आप 80+ से कंपेयर करोगे ना, तो उससे फिर अर्ली का बेहतर है, क्योंकि 80+ में वैसे बाकी कोमॉर्बिड्स भी पेशेंट की बढ़ जाती है ना, तो सर्वाइवल फिर उन चीज़ों को भी तो कंसर्न कर रहा होता है। So 1 year survival is around 98% if diagnosed at stage 1, and this is very good survival. But the problem is that हमारे पास कुछ भी स्टेज 1 में डायग्नोस होता नहीं है, compared to 44% in those with stage 4 disease. सो स्टेज 4 तो समझो पेलिएटिव की तरह, बस हमें सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ करना है, बट स्टेज 1 इज वेरी अर्ली स्टेज ना। अगर उसमें प्रॉपरली आपने ट्रीट कर लिया, देन वी हैव वेरी गुड सर्वाइवल एंड वेरी गुड प्रोग्नोसिस एज वेल। बट अब उसको स्टेज 1 में तो देखो, पेशेंट को तो इतने सिम्टम भी नहीं आएंगे ना, अगर सिम्टम आएंगे तो वो इतने वेग होंगे कि इवन वी आर अनएबल टू डायग्नोज इट। और छोटे छोटे सिम्टम्स पे हम बड़े बड़े टेस्ट भी नहीं लिख के दे सकते, वेरी प्रॉब्लम ऑफ अफोर्डेबिलिटी एज वेल। तो अगर हमारे कंट्री में या हमारे एरिया में एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स बने हुए हो बाय द गवर्नमेंट, तो इसमें ये फायदा होगा कि भाई एवरी पर्सन शुड बी स्क्रीन फॉर दिस डिजीज। तो जब एवरी पर्सन शुड बी स्क्रीन ना, तो हर इंसान करवाएगा, एनी हाउ करवाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो उसमें ये फायदा हुआ कि जो पेशेंट्स रिस्क पे हैं वो अलग हो जाएंगे, जिन पेशेंट्स में कोई ना कोई ऐसी फाइंडिंग मिल रही है उनकी बायोप्सी हो जाएगी, अगर वो बायोप्सी पॉजिटिव आ जाती है वो एक साइड पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो डायग्नोसिस होगी ना, दैट इज अर्ली डायग्नोसिस। So, coming on the management of this disease, we have many options for the management, like we have a surgical option, and then we will go for the chemotherapy, radiotherapy and immunotherapy, different therapies आजकल आ गई हैं। बट जैसे कोलान और रेक्टम का मैंने बताया ना, कोलोरेक्टल, ये दोनों कोलान कैंसर में ही आते हैं, बट कोलोन और रेक्टल की मैनेजमेंट सर्जरीज थोड़ी डिफरेंट है। तो रेक्टम की कैंसर जो है ना, उसमें आप पहले कीमोथेरेपी दे सकते हो, जिसको हम न्यू एडजुवेंट थेरेपी कहते हैं। बट कोलान कैंसर में पहले न्यू एडजुवेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझसे करो कि क्यों नहीं ज़रूरत होती, तो ये मैं जब आप करेंगे ना तभी मैं आंसर दूंगी इस चीज़ का। सो द राइट साइड अगर कोलान कैंसर हो रहा है, जैसे वाइट शेडो आप देख रहे हैं, दिस इज द राइट हेमिकोलेक्टोमी। ठीक है, वाइट शेडो जो आप देख रहे हैं ये हम निकाल रहे हैं पोर्शन, ठीक है, राइट हेमी में।
और ये कब करेंगे हम? जब सीकम में ट्यूमर हो, जब असेंडिंग कोलन में हो या हेपेटिक फ्लेक्शन में हो। सही है। फिर मार्जिन्स पर हम अकॉर्डिंगली देखते हैं जहाँ जहाँ तक हमें जाना है। इन बिटवीन वी हैव अ लेफ्ट हेमिकोलेक्टोमी जो हम कर रहे हैं सिग्मोइड के लिए और डिसेंडिंग कोलन के लिए। ठीक है। जो व्हाइट वाली मार्जिन्स, ये सारा पोर्शन हम निकालेंगे। बाकी जो दो पोर्शन बने बचेंगे, वो या तो हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे जिसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं, या तो हम इनको बाहर निकाल देंगे जिसको हम स्ट्रोमा या कोलोस्टोमी कहते हैं। ठीक है। दिस इज सिग्मोइड कोलेक्टोमी। जस्ट सिग्मोइड कोलन का पीस आप रिमूव कर लोगे। ठीक है। अच्छा, ये दो सर्जरीज बिनाइन कंडीशंस में होती हैं तो इसको डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं। रेक्टम की सर्जरीज इज टोटली डिफरेंट। We have two main surgeries for rectum, that is the anterior resection और abdominoperineal resection, जिसको हम कहते हैं APR। जो इंटीरियर रिसेक्शन है उसमें फिर हमारे पास अगेन तीन ऑप्शन दूसरे हैं, हाई, लो, अल्ट्रा, अल्ट्रा लो। ठीक है। बट वो डिपेंड करता है कि ट्यूमर है किस एरिया पे, उस हिसाब से हम हाई लो करते हैं। सही है। अच्छा, इंटीरियर सेक्शन का ये फायदा होता है कि उसमें ट्यूमर का पार्ट निकला और जो बाकी दो पार्ट इंटेस्टाइन के बचेंगे वो हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है। या तो फिर उसका स्टोमा बना देते हैं या तो कवरिंग स्टोमा बना देते हैं। ठीक है। एपीआर क्या है? एब्डोमिनोपेरिनल रिसेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? दिस प्रोसीजर में बी रिकमेंडेड इफ द कैंसर इज नियर द एनल स्फिंक्टर, मतलब एनल कैनाल पे अगर कोई कैंसर हो तो उसमें हम एपीआर करते हैं। ठीक है। ये मैं आपको पिक्चर शो करती हूँ, दिस वन। दिस इज द कैंसर इन द रेक्टम और एनल कैनाल, और ये हमने पूरा पोर्शन नीचे से निकाल दिया। एपीआर में एब्डोमिनो पेरिनियल, मतलब एक एब्डोमिन से पोर्शन निकलेगा, एक पेरिनियम से निकलेगा। पेरिनियम मतलब पेरी एनल एरिया, जो एनल कैनाल की एरिया होती है, वहां से हम एनल कैनाल को निकाल के ऊपर तक आते हैं और जहां तक ट्यूमर फ्री होता है। एंड देन जो